नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली सिविल एस्पिरेंट्स में। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, आर्टिकल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस तरीके के आर्टिकल्स नॉर्मली हमारे लोगों को इंस्पायर करते हैं, हमारे उस कम्युनिटी को इंस्पायर करते हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेट करके रखना चाहती है। समाज में उनको वो पहचान नहीं दी गई होती है जिस पहचान के वो हकदार होते हैं। मैं एक ऐसी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ जिसको एलजीबीटी कम्युनिटी कहा जाता है। एलजीबीटी कम्युनिटी आपने ज़रूर सुना होगा। देखिए, मैं थोड़ा सा रोकूंगा। इसमें ये है कि आज मैं स्लाइड्स पे नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से। मैं नेक्स्ट टाइम से जो आर्टिकल्स डेली बेसिस पे लाऊंगा उनको आपकी स्लाइड्स होगी, ठीक है। तो स्लाइड्स पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आज मैं केवल बस आपको ऐसे ही ओरली सुनाने की बात करूँगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में। एलजीबीटी कम्युनिटी, एल का मतलब होता है, आप सबको पता है, लेस्बियन। जी का मतलब होता है गे, और बी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, और टी का मतलब होता है ट्रांसजेंडर। एक ऐसी कम्युनिटी जिसको समय समय पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, और हमारे समाज में, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम पहचान कर भी समझने की कोशिश नहीं करते। क्या हुआ ऐसा जब ये मामला सुर्खियों में आया? देखो, अभी हाल ही में इसका मेन कॉन्टेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा एक ऐसे पर्सन जिन्होंने खुद को गे रिवील किया है, जिनका नाम है सौरभ कृपाल जी, वो हो सकता है कि इंडिया के पहले गे, जिनको ऑफिशियली जिन्होंने गे अपने आप को कहा है, और वो इंडिया के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बन सकते हैं। इसलिए टॉपिक न्यूज़ में आया। मेन मकसद ये है, मैं ये कहूँगा कि ये पूरी एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए प्राउड की बात है, और हम लोगों के लिए भी प्राउड की बात है, क्योंकि इस तरीके की जो जब मामले सामने आते हैं, जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो हमारे देश में जो एक मॉडर्निटी की पहचान होती है वो देखने को मिलती है, और हम कह सकते हैं कि हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है। हम इधर उधर की बातों को छोड़ करके मेन पॉइंट पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ओवरव्यू के माध्यम से ये कहा था कि भारत में लगभग 25 लाख, लगभग 25 लाख ऐसे एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं जो रहते हैं। लेकिन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि 4,83,000 के समथिंग जेंडर्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, थर्ड जेंडर जिनको हम कहते हैं। अब आप अंदाज़ा ये समझ सकते हैं कि 4 लाख के समथिंग तो केवल ट्रांसजेंडर हैं। उसके अलावा मेल और फीमेल, दो अलग अलग तरीके की जो जेंडर्स हमें देखने को मिलते हैं ट्रांसजेंडर्स में, उनकी संख्या कितनी होगी, और कितने सारे लोग अपने आप को ये कहने में सक्षम होंगे कि मैं भी इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। हमारे गांव देहात में हम सब लोग जानते हैं इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं कभी देखने को मिलती है। इवन लोग बात भी नहीं करना चाहते इस चीज़ के बारे में। इसलिए मैंने इस आर्टिकल के ऊपर बात करी है। ये आर्टिकल बेसिकली हिंदू में पब्लिश हुआ था और काफ़ी न्यूज़ में भी है। तो अब मैं आता हूँ कि एलजीबीटी कम्युनिटी के जो राइट हैं इंडिया में, कौन कौन से राइट हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या कि नेशनल लीगल अथॉरिटी जो कि है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट में केसेस गया था। उस केस में हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना डिसीजन दिया और उसमें ये रिकॉग्नाइज़ किया कि थर्ड जेंडर भी एक जेंडर होगा। देश में जितनी भी सर्विसेज होंगी, जितने भी काम होंगे, उसमें जो जेंडर, जो पूरी एक लिस्ट होती है, उसमें हम एक जेंडर और ऐड करेंगे जो होगा थर्ड जेंडर। उसके बाद एक नया केसेस आया जिसका केसेस में नवजीत सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केसेस था। इसमें जो हम लोग, जो होमोसेक्सुअलिटी होती है उसको डिक्रिमिनाइज करने की काम किया गया। मतलब जो आईपीसी का सेक्शन
377 है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, मतलब अब वो अपराध नहीं माना जाएगा। इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी अगर होती है तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। उसके बाद अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करें तो उसमें आर्टिकल 14 स्पष्ट रूप से कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर किसी को अपना इक्वल बिहेव करने का अधिकार है। जेंडर के बेसिस पर किसी को भी हम डिस्क्रिमिनाइज नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का हम भेदभाव नहीं कर सकते। अगर हम आगे बढ़ें तो इससे एक चीज़ और आती है हमें समझ में कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी होती है उसको भी हमें अपहेल्ड करने की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक प्रिंसिपल है योग कार्टा प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन को बताता है और जो जेंडर आइडेंटिटी है जो कि एक कंट्री में उसको भी दिखाने की कोशिश करता है। देखो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसको हमें देखने को मिलती हैं चीज़ें, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। सेम सेक्स मैरिज को लेकर भी एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखने को फाइंडिंग देखने को मिलती है। वो क्या है, देखो साफिन जोहन वर्सेस अशोकन केएम एंड अदर्स ने 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दर्ज की। इस PIL में ऑब्जर्वेशन में देखने को ये मिला कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि देखो जितने भी पर्सन होते हैं उनको चॉइस ऑफ पार्टनर इन पर्सन का पूरा राइट होता है, मतलब उनके पास राइट है कि वो किस तरीके की चॉइस रख सकते हैं, उनका किस तरीके की चॉइसेस है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो सेम सेक्स पार्टनर का जो रखने की जो बात थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया। सेंट्रल गवर्नमेंट हालांकि इस चीज़ को अपोज करती रहती है हमेशा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, देखो एक केस आया था दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने वो केस जब गया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें जवाब में ये बताया था, अपना जो ओपिनियन दिया था वो कहा था कि हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, ये इसको हम क्रिमिनलाइज करेंगे। उसका मतलब शादी की जो केसेस है ना, सेम सेक्स मैरिज को लेकर जो केसेस है उसको हम क्रिमिनलाइज करेंगे, क्योंकि जो बेबी बॉर्न करने का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में केवल मेन और वीमेन ही कर सकते हैं, इस तरीके का कॉन्सेप्ट और भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके के केसेस आते रहते हैं और हमारी भारत सरकार का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक को लेकर के आपको जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक सरकार एक एक्ट भी लेकर आई है जो कि हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है एलजीबीटी का एक हिस्सा है, वो 2018 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल आया था। एक्चुअली ये एक्ट नहीं बन पाया था, 2019 में ये बिल आया था और इसको अभी पूरी तरीके से कानून नहीं बनाया गया है, ठीक है। अब हमें बात करनी होगी कि इसके चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, देखो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हम अगर कॉमन चैलेंजेस की बात करें तो आपको भी पता है कि चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। तो पहला चैलेंजेस तो यही है कि ये फैमिली के बेसिस पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं। फैमिली सबसे पहले तो ये फैमिली में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फेस करती हैं। फैमिली में देखो होता ये है कि ये कम्युनिकेशन के अभाव में रहते हैं, ये आइसोलेट हो जाते हैं, ये घर से नहीं निकलते, खाना पीना छोड़ देते हैं, घर वाले समझते नहीं हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग को। तो अभी हाल ही में मैंने एक आर्टिकल देख रहा था, मैं एक वीडियोस देख रहा था, उसमें एक पंजाब का कोई था, एक लड़का था, वो शुरू से ही उसे मतलब जो लड़कियों की तरह रहना पसंद था। उसका कहने का मतलब ये है कि मैं बॉडी के हिसाब से तो लड़का हूँ, मैं बॉय हूँ, बट अंदर से मैं एक लड़की हूँ, मतलब मेरे अंदर एक लड़की बसती है। तो इस तरीके के जो मामले हैं हम आसपास देखते हैं, हमारे गांव में भी ऐसे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनके जो हाव भाव इमोशंस जो होते हैं वो एक तरीके के हमें चेंजेस से नज़र आते हैं, बट गांव के लेवल पर इतनी अवेयरनेस होती नहीं है, समझ नहीं पाते, तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा दबा दिया जाता है और उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता, ठीक है। चैलेंजेस, पहला फैमिली के लेवल पर चैलेंजेस हैं, डिसरप्शंस होते हैं। उसके बाद वर्क प्लेस पर उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, आपको भी पता है, और इस वजह से ये लोग जॉब की तरफ और जो सर्विसेज होती हैं उसमें भी नहीं कर पाते। होता ये है फाइनली कि इनकी जो कंडीशंस होती है बहुत पुअर हो जाती है, और पुअर कंडीशन की वजह से इनकी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, जो सारे जो पॉइंट हैं, चैलेंजेस हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। समझने की ज़रूरत ये है कि जब उनकी हेल्थ पर इम्पैक्ट होता है तो इससे हमें ये देखने को मिलता है कि ये कम्युनिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और उसके बाद ये आइसोलेशंस का शिकार होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया, और ड्रग अब्यूजिंग में भी ये फंस जाते हैं। तो इतने सारे जो चैलेंजेस थे, इसमें और भी बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं।
अगर आप लोग कुछ सोच पा रहे हो तो प्लीज़ इसमें और भी कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर आप लोगों के जो व्यूज़ होते हैं, आप लोगों की जो थॉट्स होते हैं, वो हम एक दूसरे को कलेक्ट करके ही आगे बढ़ सकते हैं। हमारे व्यूज़ आपके व्यूज़ जब जुड़ेंगे तब जा कर के हम एक बेहतर समाज को बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड्स की। हम आगे क्या कर सकते हैं इस कम्युनिटी के लिए और हमें क्या करने की ज़रूरत है। यूपीएससी में इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, स्टेट पीसीएस में इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो इनको सबसे पहले ज़रूरत ये है कि एक ऐसा लॉ होना चाहिए जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन को करे। मतलब इनके खिलाफ जो भेदभाव होता है, जैसे कि SC ST के लिए लॉ बनाया गया है, बाकी के जो चीज़ों के लिए लॉ बनाया गया है, ऐसे ही इनके लिए भी एक लॉ होना चाहिए। जो कोई पर्सन इनके साथ डिस्क्रिमिनेट करता है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरा, सरकार को चाहिए कि हेल्थ लॉ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इनकी हेल्थ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्क प्लेस पर जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इनके लिए एक स्पेसिफिक लॉ होना चाहिए और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी लॉन्च करने चाहिए जो इनके साथ हो रहे जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम कर सके, अवेयरनेस पहुंचा सके समाज में। खासकर मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, खासकर युवाओं से निवेदन है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे घर में, हमारे आसपास अगर इस तरीके की कम्युनिटी के लोग मिलते हैं तो प्लीज़ उनके साथ आप कोऑपरेट करिए और साथ ही साथ उनको समझने की कोशिश करिए। ये उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल होता है और ये हमारी प्रकृति का दिया हुआ एक, जिसको हम एक चीज़ कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद मेरा एक आर्टिकल और है, मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, छोटा सा ही आर्टिकल है, मैं ज़्यादा इसमें नहीं, बस हमें थोड़ा सा इतना बताना है कि आजकल हमारे इस देश में इस तरीके की जो प्रोग्रेस है वो हो रही है, ये एक अच्छी बात है, इससे हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग होती है। आर्टिकल हिंदू में आया था और आर्टिकल का नाम है रिमोट वोटिंग। रिमोट वोटिंग यानी कि रिमोट जो हमारा पूरा का पूरा वोटिंग का जो सिस्टम चल रहा है उसको लेकर के हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक नए तरीके का प्रयोग करने जा रहा है। तो रिमोट वोटिंग क्या होती है इसके बारे में हमें बात करनी है। RVM, इसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस करेंगे। पहला देखो, आपको पता होगा कि हमारे गांव से, हमारे शहर से बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाते हैं जॉब करने के लिए। तो जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के टाइम पर ये लोग बिल्कुल अपने शहर में, अपने गांव में आकर के वोट नहीं कर पाते। इवन मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पर वोटिंग जो परसेंटेज है वो वेस्टर्न कंट्रीज से काफ़ी अच्छा है। हमारे यहाँ पर 2021 में अगर वोटिंग परसेंटेज देखें तो लगभग 67 के आसपास वोटिंग परसेंटेज रहा है, काफ़ी अच्छा है। अगर हमारा इलेक्शन कमीशन इस तरीके के इनिशिएटिव लेता है और अपने जो सिस्टम को बेहतर बनाता है तो हमारी वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगी और आपको भी पता होना चाहिए इससे हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो रिमोट वोटिंग क्या होता है कि देखो, जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि बिहार का कोई एक पर्सन अगर महाराष्ट्र में रहता है, मुंबई में रहता है और उसके यहाँ पर अगर कोई इलेक्शन हो रहा है, जैसे कि स्टेट असेंबली के इलेक्शन चल रहे हैं, तो महाराष्ट्र के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, मान लो थाने में, हाँ, वो लोग क्या करेंगे कि एक रिमोट जो मशीन है, जो रिमोट मशीन है उसको वहाँ पर EVM और RVM को लगा देंगे। ठीक है, तो इन जितने भी बिहार की उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो रहने वाले लोग हैं वो वहाँ पर जाएंगे, पहले अपना एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे उस बूथ पे जाकर के, वो बूथ आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा। उस बूथ पे जाकर के क्या करेंगे, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको वहाँ पर एक QR कोड मिलेगा। ठीक है, QR कोड वो अपने पास रखेंगे। जब भी वहाँ पर अगर कोई ऐसा इलेक्शन होता है तो वो वहाँ पर जा कर के अपने उस QR कोड को स्कैन करके के अपना वोटिंग जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, ये वो तरीके का, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है और इसको अभी हमारे जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुरू करने की सोच रहा है, शुरू करने की बात चल रही है। अब इसके लिए हुआ ये है कि देखो, कोई भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी तरीके का इनिशिएटिव लेती है तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो सारे के सारे जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको बुलाए और उनकी आपसी सहमति से इस तरीके के डिसीजन लिए जाएं। तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे देश की सारी पार्टीज़ को बुलाया था, उस पर आपसी डिसीजन होगा, बातचीत होगी और फिर देखेंगे कि क्या मत हो सकता है, क्या इसमें सुधार कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं। देखो,
एक अच्छा इनिशिएटिव है, होना भी चाहिए, क्योंकि एनआरआई भी टाइम टू टाइम इस तरीके की मांग करते रहते हैं, और स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे वर्कर्स भी हैं जो अलग स्टेट्स में रहते हैं और चुनाव के टाइम पर वोट डालने नहीं जा पाते। अच्छी बात है, होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ-साथ ना इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अच्छा, इसकी वर्किंग पे अगर हम बात करें, तो वर्किंग की अगर हम बात करें तो इसमें एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नॉन इंटरनेट, मतलब इसको हम इंटरनेट के द्वारा नहीं चलाएँगे। मतलब इसका जो कनेक्शन होगा वो इंटरनेट से नहीं होगा। इसका कनेक्शन किससे होगा? तो देखो, इन इसका ये एक ऑटोनोमस होगी, मतलब कहने का ये है कि इसमें इंटरनेट का कनेक्शन इसलिए नहीं होगा कनेक्शन, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट हो सकता है, बहुत सारी सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसको इंडिपेंडेंट रखा गया है। इसमें जो पूरी की पूरी, जैसे कि आपको पता है कि ईवीएम में 75 की समथिंग अभी इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि हम साइंस को रखेंगे उसमें, यानी इनको आप वोट कर सकते हो। लेकिन कैसे करेगी ईवीएम, ये देखने वाली बात होगी। ये इसको एक पूरा जो इसकी वर्किंग पे लेकर के हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बस अभी इतना सा बताना था। तो ये ईवीएम से रिलेटेड है, रिमोट जो हमारी ईवीएम है उससे रिलेटेड, ठीक है, रिमोट वोटिंग मशीन से रिलेटेड। तो आज के डिस्कशन में इतना ही है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, मैं छोटे छोटे वीडियोस ही बनाने की कोशिश करूँगा, और इस तरीके की जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं उससे आपका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।